जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, मेरी ऑल इंडिया रैंक 26 है। जी। और जो फर्स्ट रैंक है उनका नाम भी प्रदीप सिंह है। जी तो इसलिए ये सबको मिस्टेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जी जी। लेकिन मेरी ऑल इंडिया रैंक 26 है, 26। और लास्ट ईयर 93 थी। कोई बात नहीं, 26 भी कोई आसान थोड़ी ना होता है। आप स्पेशल 26 में, और 26 में अगर आपने पूरे देश भर में 26वीं रैंक हासिल की है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। प्रदीप, अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसी हुई, क्योंकि हर कोई जानना ही चाहता है कि इस परीक्षा में जाने के लिए एक बड़ा मजबूत हौसले के साथ साथ आपको टाइम भी देना होता है। और अब तो लोग ये भी कहते हैं कि रिस्क फैक्टर भी होता है। हो गया तो ठीक, या तो अधिकारी या फिर नीचे बिल्कुल खत्म से हो जाते हैं। क्या ऐसा है वाकई में? जी, आप जब पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि मेहनत बहुत लगती है। मैं स्कूल टाइम से मैंने ये सोचा था कि मैं ये करूंगा, और तब से ही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कॉलेज टाइम में भी मैंने इसको पूरा टाइम डिवोट किया। और लास्ट ईयर जब 93 रैंक आई, तब मुझे लगा कि शायद सिविल सर्विसेज परीक्षा की मेरी जर्नी समाप्त हुई और अब मैं कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। लेकिन तब जब सर्विस एलोकेशन आया तो मैं 92 रैंक पे आईएएस क्लोज हुआ, और मेरी रैंक 93 थी। तो मैं एक रैंक से लास्ट ईयर मैंने आईएएस मिस कर दिया। ऑल्दो मुझे आईएएस सर्विस मिलने के लिए भी बहुत खुशी थी, पर मेरा मकसद आईएएस था, इसलिए मैंने दोबारा एग्जाम दी। और दोबारा एग्जाम देने पे मुझे पिछली बार से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे अपनी रैंक इंप्रूव करनी थी। और आपके दूसरे सवाल का जवाब कि हाँ, रिस्क तो होता है, क्योंकि आप ये पूरी एक साल भर चलने वाली एग्जाम है। तो यदि आप किसी भी स्टेज पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, प्रीलिम्स में, मेंस में या फिर इंटरव्यू में, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं और आपको दोबारा अटेम्प्ट देना होता है। तो रिस्क है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर आप अनसक्सेसफुल हुए तो आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको जो नॉलेज हासिल होता है, जो प्रिपरेशन से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और जो चीजें सीखने को मिलती है, वो आपका आगे जीवन में भी काफी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और यदि नहीं आएगा तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ और अच्छी चीजें वेट कर रही हों। तो जिनका नहीं हुआ है उनको भी हताश नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक कही है आपने। लेकिन प्रदीप जी, अब बात करते हैं तैयारी की। कितना वक्त लगा आपको, क्योंकि आप पहले भी तैयारी कर चुके हैं। 93 आपकी पिछली बार की रैंक थी, इस बार आपने 26 रैंक हासिल की है, लेकिन एक लंबा फासला आपने तय किया है। लगभग कितना समय लगता है? समय देखिए, मैं कोई ऐसा डेफिनेट नहीं है कि हाँ इतने टाइम में प्रिपरेशन हो जाएगी, कम या ज्यादा। कोई लोग कम में भी करते हैं, कोई ज्यादा में भी करते हैं। मेरा जहां तक सवाल है, तो मैं 8th या 9th क्लास से थोड़ा सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा था। और कॉलेज टाइम में, मेरे अपना कॉलेज टाइम में एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा जो भी टाइम था, वो पूरा लाइब्रेरी और घर पे इसी प्रिपरेशन को डिवोट किया। उसके बाद भी 1 साल और मैंने प्रिपरेशन की, और फिर 93 रैंक आई। फिर 1 साल और मैंने प्रिपरेशन की, तब जाके ये 26 रैंक हासिल। लेकिन प्रदीप जी, आपने बताया कि क्लास 8th क्लास से आपने तैयारी शुरू कर दी थी, छोटी मोटी। कक्षा 8 का बच्चा बहुत छोटा होता है, और उसको इतना ज्यादा पता तो चल जाता है कि बड़े होकर किस दिशा में उसको जाना चाहिए, उसको उसके पेरेंट्स बताते हैं, उसके दोस्त बताते हैं। लेकिन यूपीएससी फाइट करना है, ये आपको कैसे महसूस हुआ? और फिर आपने क्लास 8 से कैसे तैयारी शुरू की? जी देखिए, हाँ, कक्षा 8वीं में क्लास 8 में उम्र काफी कम होती है, लेकिन मेरे भैया की उम्र मुझसे ज्यादा थी, तो उन्होंने भी मुझे काफी गाइड किया कि एग्जाम क्या होती है। फिर मैं जो मैगजीन्स पढ़ता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उससे भी मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि एग्जाम क्या होती है। और तो मुझे सर्विसेज का पूरा नहीं पता था कि कितनी सर्विसेज होती हैं, आईएएस के अलावा भी दूसरी सर्विसेज होती हैं। एग्जाम का पूरा पैटर्न क्या है वो नहीं पता था, लेकिन हाँ, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, मुझे ये पता था कि वो चीजें अगर मैं पढ़ूंगा तो जरूर इसमें एग्जाम में की प्रिपरेशन में मुझे काफी मदद मिलेगी। जी। लेकिन प्रदीप जी, आपको पिछले बार 93वीं रैंक मिली थी, तो आपको आईएएस बनना था जैसा कि आपने कहा, और आपका एक मकसद शुरुआत से था। लेकिन अमूमन ये होता है कि इतनी बड़ी परीक्षा में 93वीं रैंक भी कोई छोटी सफलता नहीं होती है, बहुत बड़ी सफलता होती है। और सफलता तो इस परीक्षा को पास कर लेनी ही अपने आप में बड़ी सफलता है। तो कई ऐसे होते हो सकता है कि वो सोच ले चलो ठीक है, ये भी कुछ कम नहीं है, काफी है। तो आपको ये फिर से हौसला कैसे आया कि नहीं, एक बार फिर से प्रयास करते हैं? जी हाँ, 93 रैंक लाने का मुझे सबसे ज्यादा खुशी का क्षण तो 93 ही रहेगा जीवन भर। 26 से ज्यादा मुझे खुशी 93 की थी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वो पल जो था, उस पल को मैंने ज्यादा एंजॉय किया आज से, क्योंकि तब मैं कुछ भी नहीं था। तब मैं जीरो से मुझे वो हासिल हुआ था, और आज तो मैं खैर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफिसर हूँ, और उसके बाद ही सफलता हासिल हुई है। तो मुझे इसलिए जज्बा आया क्योंकि मेरा शुरुआत से मकसद ही रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। ऐसा नहीं है कि आईएएस सबसे बढ़िया सर्विस है इसलिए, दूसरी सर्विसेज भी काफी अच्छी हैं। 24 सर्विसेज आर देयर इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो हर सर्विस का अपना अलग अलग मायना है, हर सर्विस का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है देश के डेवलपमेंट में।
लेकिन मेरा मकसद आईएएस था, इसीलिए मुझे दोबारा और एग्जाम देने का जज्बा आया। और यदि मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता पर और मैंने पूरी मेहनत की है तो मुझे कभी इसका मलाल नहीं होता, और मैं जिस भी पोजीशन में होता उसमें पूरी अपनी मेहनत से सर्व करता। तो प्रदीप जी, जानना चाहेंगे अभी आप किस पोजीशन पर हैं और वर्तमान में कैसे आपने मैनेज किया अपनी जॉब को भी और इस पढ़ाई को भी? अभी मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में हूँ, एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर ट्रेनिंग। और मैंने एग्जाम सर्विसेज से लीव ली थी, ट्रेनिंग से लीव ली थी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और सर्विसेज ज्वाइन करने के पहले ही एग्जाम का कुछ चरण बीत चुके थे, और उसके बाद इंटरव्यू के पहले मैंने लीव लिया और उसी में ये सफलता हासिल हुई है। बिल्कुल। अब बात आती है प्रदीप जी कि समाज में हम कई लोगों से मिलते हैं, हमारे आसपास भी कई तरह के लोग होते हैं, और जब भी हम कोई प्रिपरेशन करते हैं तो 4 लोग क्या कहेंगे ये हमारे दिमाग में रहता है। उन 4 लोगों ने आपको कभी परेशान किया है? कभी लगा कि हम जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं वो 4 लोग बाधा बन रहे हैं? वो 4 लोग परेशान तो तब करेंगे जब आप उन्हें परेशान होने देंगे। कोई परेशान तभी करेगा जब आप उनके किसी कमेंट से या फिर किसी बात से आप विचलित होंगे। तो 4 लोग होते तो हम हमेशा है। जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी लोग कुछ ना कुछ कहते थे, और जब मैं 93 आई और आईएएस नहीं मिला तब भी लोग कुछ ना कुछ कहते थे। तो मैंने उनकी बातों का कभी ध्यान नहीं दिया, और ऐसा नहीं था कि मैं अपनी 93 रैंक से या सर्विस से किसी भी तरह से दुखी था। मैं काफी सेटिस्फाइड था। बस मेरा ये मकसद था, इसलिए मैंने दोबारा एग्जाम दी थी। अदरवाइज मैं किसी की भी कही हुई बात का कोई ज्यादा अपने दिमाग पे वो नहीं लेता। बिल्कुल। एक बात और है प्रदीप जी, क्योंकि अब आपने इतनी बड़ी परीक्षा में इतनी अच्छी रैंक के साथ आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, लेकिन एक मकसद होता है। कोई भी काम यदि हम अपने जीवन में करते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस आईएएस परीक्षा को सफल बनाकर आप किस मकसद को पूरा करना चाहते हैं? जी, मेरा एक्चुअली में यही मानना है कि आज जो सफलता मिली है वो एक्चुअल सफलता नहीं है। असली सफलता उस दिन मिलेगी जब मैं इस सफलता को यूज करके, इस सफलता को एक माध्यम के तौर पे यूज करके कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाऊंगा। और थोड़ा सा भी अगर मैं पॉजिटिव चेंज ला पाया सोसाइटी में तो मुझे लगता है ये सफलता सार्थक सिद्ध होगी। जी, निश्चित तौर पर बदलाव एक प्रकृति का नियम है, और बदलाव अगर सही दिशा में हो तो लोगों के लिए वो फायदेमंद भी साबित होता है। अच्छा प्रदीप जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जैसे हम तैयारी करते हैं, आपको चूंकि करोड़ों लाखों युवा देख रहे होंगे, और वो लोग जो तैयारी करते हैं सालों साल निकल जाते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। कहाँ आप वो लूप पॉइंट महसूस कर पाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कहाँ फेल हो जाता है और उसे सफलता नहीं मिल पाती है? देखिए, फेल वर्ड यूज करना मेरे ख्याल से फेयर नहीं होगा, क्योंकि कोई फेल नहीं होता इस एग्जाम में। हाँ, अगले चरण में एग्जाम ना लिख पाने का उनको जरूर वो होता है कि अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाए तो अगला चरण आपको लिखने को, अगले चरण में आपको अपीयर होने का मौका नहीं मिलेगा। फेल तो तब होता है जब आप मान लेते हैं कि हाँ, मैं इस एग्जाम में कभी सक्सीड नहीं कर सकता, या फिर ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बनी है। आप प्रयास निरंतर जारी होने चाहिए, और जब तक आप प्रयास करते रहेंगे मेरे ख्याल से सफलता मिल ही जाएगी। और यदि नहीं भी मिली तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो यदि सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो भी किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। इससे सीखें और उसको अपने जीवन में जरूर उतारने की कोशिश करें। बिल्कुल। और प्रदीप जी, हम आपसे अभी कुछ मिनट से लगातार बात कर रहे हैं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ये बता रहा है कि आप कितने सकारात्मक सोच के साथ इस परीक्षा में शामिल हुए, और उसका ही परिणाम है कि आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। लेकिन श्रेय जो एक ऐसा व्यक्ति होता है किसी सफलता के पीछे जो सामने नहीं आता है, वो कौन व्यक्ति था आपके जीवन में? वो कोई एक व्यक्ति नहीं था। मेरे दादाजी का आशीर्वाद, पिताजी की मेहनत, माताजी का जो स्नेह होता है, और भैया की जो गाइडेंस है, उन सब ने इसमें काफी अच्छा रोल प्ले किया है। जी, तो अब आगे आपका लक्ष्य क्या है? 2 मिनट, ये एक 2 मिनट सर। बिल्कुल। आगे मेरा यही लक्ष्य है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस सर्विसेज जो मुझे मिलेगी इसके बाद, उस सर्विस का यूज करके, उस पोस्ट का यूज करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करके, उसको एज ए मीडियम यूज करके मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ चेंज ला सकूं। तो मुझे लगता है तभी ये सफलता सही सिद्ध होगी, अदरवाइज इस सफलता का भी कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल प्रदीप जी, हम थोड़ा सा बात आपसे और करना चाहेंगे, थोड़ी सी और ज्यादा बातें करना इसलिए चाहेंगे क्योंकि आपके जरिए करोड़ों लाखों युवा आपको देख रहे हैं, और चूंकि सफल कोई होता है तो उसके पीछे की कहानी इसलिए भी जाननी जरूरी है ताकि लोग भी उसका अनुसरण कर सकें। तो निश्चित तौर पर प्रदीप जी और कुछ शेयर कर सकते हैं तो बताइए कि कक्षा 8वीं से आपने जब शुरुआत की तो उसके बाद 10th 12th, उसके बाद फिर आपने किस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और कैसे फिर आगे बढ़े? मैंने बीकॉम से ग्रेजुएशन की, और मैं एक यही एडवाइस देना चाहूंगा फ्यूचर
कि कभी हार मत माने और कभी ये मत सोचो आएगा, आप मेहनत करते चलिए, रिजल्ट अपने आप मिलेगा आपको। बिल्कुल। और कितने घंटे पढ़ाई आपने जारी रखी? जी मैंने ये कभी गिना नहीं कि कितने घंटे, क्योंकि और ये मैटर भी नहीं करता मेरे ख्याल से। बस आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कम घंटे में भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, प्रोडक्टिव पढ़ाई करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी बात है मेरे ख्याल से। अच्छा प्रदीप जी, अभी कोरोना में शायद इंटरव्यू नहीं हुआ था, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। जी एक्चुअली मेरा इंटरव्यू 20 मार्च को था, 20 मार्च को। जी। उसके बाद से ही आगे इंटरव्यू सारे पोस्ट थे, और वो इंटरव्यू अभी जुलाई के लास्ट में कंडक्ट हुए और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो कोरोना के कारण पोस्टपोन हुए थे कुछ इंटरव्यूज। तो प्रदीप जी, आपसे इंटरव्यू में कौन सा सवाल पूछा गया था? क्योंकि कई ऐसे हम लोग देखते रहते हैं वेबसाइट के माध्यम से, कई ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब तो आसान होते हैं लेकिन सोचना मजबूर कर देता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह होगी। तो कोई ऐसा सवाल जो आपसे पूछा गया हो? इंटरव्यू में काफी तरह के सवाल पूछे गए थे मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से, कोरोना का वर्ल्ड इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, कोरोना में गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं वो कितने हैं और कौन से मेजर्स लेने चाहिए। इंडियन रेवेन्यू सर्विस काफी इंटरेस्टिंग सवाल थे। मेरा 25 साल का पैनल था, तो उन्होंने काफी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछे, काफी ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे, जिनका मैंने मेरे ख्याल से सही जवाब दिया और धैर्यपूर्वक जवाब दिया, जिसका मुझे लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंटरव्यू पे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रदीप आपसे, और जानना चाहेंगे आपसे कि आप उन लोगों को क्या टिप्स देंगे जो यूपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, आखिर वो ऐसा क्या करें? क्या वो गुरु मंत्र है आपके द्वारा समझना चाहेंगे? गुरु मंत्र तो मेरी उम्र कम है गुरु मंत्र के लिए, लेकिन गुरु मंत्र यही होगा अगर कुछ है कि अरे आप करते हैं किसी चीज की और अंत करते हैं, इन्हीं के बीच में क्या होता है वो होता है। तो शुरुआत कि आप शुरू करें तो विजन क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कर रहे हैं और प्रिपरेशन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपका मार्ग क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह से पढ़ाई करेंगे, किस तरह के, अगर ये सब क्लियर है और मेहनत करने के तैयार है तो सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। बिल्कुल। और प्रदीप जी, मध्य प्रदेश के आप रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में करोड़ों लोग हमारे चैनल को देखते हैं, उनका ये पसंदीदा चैनल है, तो आप मध्य प्रदेश के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश इंडिया का दिल है और मेरे ख्याल से इंडिया ही रहने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो हमेशा से ये मेरे आदरणीय है, तो मैं मध्य प्रदेश की धरती को नमन करता हूँ। बहुत शुक्रिया।